हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें करवाऊंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने एक चीज़ और पढ़ा था गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसमें क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं कि गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो तो सुपर प्रॉफिट लोगे, और अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट लोगे, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। एक बात और बता देता हूँ तुम लोग को कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें जो एवरेज प्रॉफिट लिया गया है एक तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड का ही एक पार्ट है। बताता हूँ कैसे। देखो, कई बार कोई बिजनेस नई नई खुलती है या कोई कंपनी, कोई शोरूम या फिर कोई फर्म नई नई खुलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल लगा के भी कुछ कमा पाए। बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो कैपिटल लगाती है और उसको नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलता। बहुत से शॉप्स ऐसे होते हैं कि जो पूंजी तो लगाती है, पैसे तो लगाती है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट वो कुछ नहीं होता, यानी नॉर्मल प्रॉफिट उसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उस बिजनेस में 10 लाख रुपये लगाए, लेकिन मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट बेशक ना हो, लेकिन जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ मेरी उतनी कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। मुझे प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मेरे जेब से पैसे ना लगे। अगर मैं 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो 2 लाख रुपए मेरे जेब से जो मैंने खर्च किए हैं वो वसूल हो जाए, वो निकल जाए, ठीक है। तो बच्चों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बिजनेस जब स्टार्ट होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट के मकसद से काम नहीं करती। वो सोचती है प्रॉफिट ना हो चलेगा, लेकिन बस उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जो खर्चा करते हैं वो कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस केस में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट हमेशा सुपर प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। मान लो कि एक फर्म की एवरेज प्रॉफिट हुई है 2 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की उसने कोई उम्मीद ही नहीं की थी। उसने उम्मीद ये की थी कि मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा और 10 लाख रुपए लगाने के बाद मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, मैं सिर्फ अपनी कॉस्ट को रिकवर करूंगा, जितना मैं खर्चा करूंगा सिर्फ उतना ही मिलेगा, मुझे प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मान लो एक फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख, लेकिन उसने नॉर्मल प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कितनी की थी? 0, यानी उसने नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। तो जब उसने नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तो इस केस में जो सुपर प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो गया? एवरेज प्रॉफिट के बराबर हो गया। बच्चों समझ में आ गया? सुपर प्रॉफिट किसके बराबर हो गया? एवरेज प्रॉफिट के बराबर हो गया, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इस फर्म की है ही नहीं। क्योंकि बहुत सी कंपनी, बहुत सी फर्म, बहुत से शॉप्स, बहुत से शोरूम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी तरह के स्टार्टिंग के 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ सालों तक वो नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। वो उम्मीद करते हैं कि हम पूंजी लगाएंगे लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हम जितना खर्च करेंगे बस उतना ही हमारा निकल जाए, वही काफ़ी है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करते। तो कई बार जब नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करते हैं तो उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट 0 होता है। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट 0 होता है तो एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सुपर प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो, ध्यान से देखो कि एवरेज प्रॉफिट ये एक तरह से सुपर प्रॉफिट ही है। कैसे? हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अच्छा बच्चों, मान लो कि एवरेज प्रॉफिट तो है लेकिन फर्म नई नई स्टार्ट हुई है और उसने पूंजी भी लगाया, कैपिटल लगाया, लेकिन वो उम्मीद करता है कि स्टार्टिंग के 1 साल, 2 साल कोई प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा। तो उस केस में उसकी एक्सपेक्टेशन 0 है। तो इस केस में बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट है ये सुपर प्रॉफिट है। ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? ये सुपर प्रॉफिट के बराबर है, ये सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो बच्चों समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year।
इसमें लिखा है कि एक फर्म है जिसकी गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज है और एवरेज प्रॉफिट 5 साल का निकालना है। आगे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज अंडर, और उसके 31 मार्च के प्रॉफिट्स दिए हुए 5 साल के 2011 में। फिर उसके बाद 50 हज़ार का प्रॉफिट है 2012 में, 20,000 का लॉस है 2013 में, 10,000 का प्रॉफिट है 2014 में, 60,000 का प्रॉफिट है और 2015 में 80,000 का प्रॉफिट है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो तो एक साल प्रॉफिट 50,000 हुआ है, फिर एक साल लॉस हो गया तो लॉस को माइनस कर दोगे, फिर एक साल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का, फिर एक साल प्रॉफिट हुआ है 60,000 रुपये का, और एक साल प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपये का। एक बार चेक कर लो, 5 हो गए, 2 4 5, और ये एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 5 साल का प्रॉफिट का टोटल कर लिया और उसको 5 से भाग दे दिया। कितने हो गए, 50,000, 10,000, 60,000, 60 1,20,000, 1,20,000 80 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 गए तो ये आए 1,80,000। 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000 रुपये, 36,000। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, गुडविल निकालना है। अच्छा बच्चों, एक बात और सुन लो, ये एवरेज प्रॉफिट है और देखा जाए तो ये एक तरह से सुपर प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है, 36,000 रुपये, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना, 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल जो निकल कर आएगी 1,08,000 आएगी। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया। मैं फिर से एक बात समझा दूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एवरेज प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं। देखा जाए तो देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का एक फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बच्चों, अगर तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट 0 होगा तो उस केस में सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बराबर होता है। देखो, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारी एक्सपेक्ट 0 थी, तो इस केस में एवरेज प्रॉफिट माइनस 0 करोगे तो यही सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट ही किसके बराबर हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फर्में ऐसी होती है जब स्टार्ट करने के बाद वो 1 साल 2 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करती है, तो उस केस में उनका नॉर्मल प्रॉफिट 0 होता है। तो जब वो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो एवरेज प्रॉफिट में से 0 माइनस करते हैं, तो वही उनका एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के बराबर होता है। तो बच्चों, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, तो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और सेकंड क्वेश्चन भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आएगी। वो नई चीज़ ये है कि हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ये क्या होता है मैं तुम्हें बताऊँगा। हमें बहुत से प्रॉफिट्स दिए हुए होंगे और जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ होगा उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, कुछ एरर्स होंगे, तो हमें इसको ठीक करना है। ठीक है, और हमें उसको ठीक करके करेक्ट आंसर निकालना है। अब जैसे कि कुछ गलतियाँ होंगी, वो गलतियाँ मैं बताऊंगा कि क्या गलतियाँ होंगी। और एक बात और सुन लो, गुडविल जब भी निकाला जाता है तो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए निकाला जाता है कि फ्यूचर में हमारी आज की गुडविल की वजह से फ्यूचर में हमें प्रॉफिट कितना होगा। अगर आज हमारी गुडविल है तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो गुडविल हमेशा फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए निकाला जाता है, लेकिन इसका अनुमान हमें पास्ट के प्रॉफिट से ही चलता है। अब जैसे मुझे अपनी गुडविल आज पता करनी कि आज मेरी गुडविल कितनी है, तो मैं अपनी आज की गुडविल जो मैंने पास्ट में प्रॉफिट्स कमाए हैं, उस पास्ट के प्रॉफिट में मैंने पास्ट में मैंने जो प्रॉफिट कमाया है, तो उस पास्ट के प्रॉफिट के बेस पे मैं अपनी आज की गुडविल पता करूँगा, और इससे मुझे अनुमान लगेगा कि फ्यूचर में मैं कितना कमा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पास्ट के एक्सपीरियंस से ही हमें फ्यूचर का पता चलता है। अगर हमने पास्ट में प्रॉफिट कमाया हुआ है तो हम अपने पास्ट के प्रॉफिट के बेस पे अपने फ्यूचर के प्रॉफिट का अनुमान लगा लेंगे। ठीक
ठीक है। तो इसीलिए हम गुडविल के लिए पास्ट का प्रॉफिट लेते हैं। जैसे आज जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ रीड करता हूँ इसको। यहाँ लिखा है एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई, एक्स ने अपनी बिजनेस वाई को बेच दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कह रखा है कि गुडविल निकालो और कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का लेना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 2009 में 40,000 का प्रॉफिट है, 2010 में 58,000 का प्रॉफिट है, 2011 में 53,000 का प्रॉफिट है, 2012 में 62,000 का प्रॉफिट है। अब बच्चों एक बात और, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो प्रॉफिट थी करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसमें मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, तो उसे हमें ठीक करनी है। ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। तो अच्छा जो गलतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें उसके अंदर ऐड, देखो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कुछ चीज़ें कई बार गलत चीज़ ऐड होगी या कोई ऐसी गलत चीज़ उसमें लेस होगी, तो इससे हम अनुमान जो लगाएंगे गुडविल का वो गलत हो जाएगा। तो सही अनुमान लगाने के लिए हमें हर उस गलत चीज़ को हटाना है जो फ्यूचर में हमें नहीं होंगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होती है, तो उसे हमें हटाना पड़ता है। लो मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ के देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट हैज़ रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2009। बच्चों सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमें 2000 का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ये एबनॉर्मल लॉस में थेफ्ट हो गया था, चोरी हो गई थी। कितने रुपए की हुई थी चोरी? 2000 रुपये की। और ये कब हुई थी? 2009 में हुई थी। बच्चों एक बात बताओ कि चोरी 2009 में हुई है, अब हम अपने फ्यूचर का अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर के प्रॉफिट, जब हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो क्या फ्यूचर में भी हमारे बिजनेस में कोई चोरी हो जाएगी? ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चोरी हर बार हो। ठीक है, तो चोरी अगर 2009 में हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो प्रॉफिट है हमारा 2000 रुपये कम हो रखा है, इसमें उस 2000 रुपये को ऐड कर दो। समझ में आया बच्चों क्यों ऐड किया? क्योंकि चोरी हो गई थी, चोरी होने से हमारा प्रॉफिट जो दिखाया गया है ये 2000 रुपये कम है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 42,000। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरीके से 42 मैंने इसमें 2000 प्लस क्यों किया? क्योंकि अगर चोरी हो गई है तो इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए 2000 रुपये को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हमारा 42,000 था। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4000। देखो बच्चों इसमें एक बात और कही गई है कि जो 2010 का प्रॉफिट है 58,000, इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब तो ऐसा कोई प्रॉफिट जो हमारे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है। तो बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। अगर हमें 2010 में एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे फ्यूचर में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटाओ, क्योंकि नॉर्मल इनकम नहीं है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलने से 2010 का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो उसको माइनस कर दो। क्या कर दोगे इसको? माइनस। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। कितने रुपए? 4000 रुपये। ठीक है, क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है, 2010 में मिला है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलने से हमारा जो प्रॉफिट है 2010 का वो इंक्रीज हो गया है। अगर हम इसको शामिल कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, हम अनुमान गलत लगाएंगे, इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। तो ये करेक्ट कितना होगा? 54,000। इसी तरीके से कह रखा है ए स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा होता है, तो हमने कोई सट्टा खेला होगा या कोई लॉटरी लग गई होगी हमारी 5000 की, वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2011। हमें लॉटरी की इनकम 2011 में मिली, विच वॉज इंक्लूडेड इन दैट ईयर्स प्रॉफिट। इसका मतलब 2011 की प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं है, इसमें लॉटरी की इनकम इंक्लूड है। कितनी इंक्लूड है? 5000 रुपये। तो बच्चों लॉटरी की इनकम इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब ये प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है, और ये सही प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि लॉटरी की इनकम हमें बार बार नहीं मिलती।
ठीक है, इस साल मिल गई है, 2011 में मिल गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी मिले। अगर हम लॉटरी की इनकम इंक्लूड करेंगे तो हमारा अनुमान गलत हो जाएगा गुडविल का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉटरी की इनकम को भी इसमें से साइड कर देंगे, तो ये आएगा 48,000। और फिर 2012 में क्या एडजस्टमेंट है, लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 5 में, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012 वर रिड्यूस बाय 10,000 ऑन सच ए मशीनरी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर ड्यूरिंग द ईयर। कह रखा एक मशीनरी थी जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे हमें 10,000 का लॉस हो गया। तो और कब हुआ, 2012 में। तो बच्चों जब 10,000 का मशीन का लॉस हो गया, मशीन में आग लग गई, तो क्या ये आग हर साल लगेगी? नहीं, ये आग सिर्फ 2012 में लगी है, आगे इसकी संभावना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, तो इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि बच्चों जब 2012 में मशीन में आग लगी, 10,000 का लॉस हो तो प्रॉफिट कम हो गया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 रुपये कम है, तो उसमें 10,000 रुपये जोड़ दो, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 72,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 10,000 रुपये क्यों ऐड किया समझ में आ गया, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब वो 10,000 का लॉस, उस 10,000 के लॉस ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो ये 10,000 रुपये ऑलरेडी कम है, तो उसमें जब 10,000 ऐड कर देंगे तो वो अपने सही वैल्यू पे आ जाएगा। तो हम टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 70,000 और 40,000, 1,10,000 और 50, 1,60,000, 2,00,000, 70 और 4, 1,10,000 और 1,10,000 और 50, 1,60,000, 2,00,000, 2,00,000, 10,000, 2,16,000, इसका टोटल आ गया 2,16,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए, टोटल प्रॉफिट 4 साल का, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 पंजे 20, 5 में कटेगा, और 4 चौक 16, ये आ रहा है 54,000। ठीक है, अब हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 54,000 रुपये है, और गुडविल कितने ईयर की परचेज थी, 3 ईयर की बोला था। तो एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ 3 बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो एवरेज प्रॉफिट को, तो मल्टीप्लाई करो 0, 0, 0, 1,62,000। तो बच्चों ये करेक्ट आंसर है, इसको नोट रखो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।